अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सलीम साफ़ी साहब ने एक बहुत धमाका कर दिया है। धमाका उन्होंने ये किया है कि उन्होंने नियाज़ी साहब के बारे में, उनकी गद्दारी के बारे में कुछ इस तरह के नाकाबिले तरदीद सबूत, एक शवाहिद पेश किए हैं। शवाहिद इन द सेंस कि उन्होंने लॉजिकल शवाहिद पेश किए हैं, और जो उन्होंने कॉलम लिख दिया है, यकीन करें कि वो एक बॉम्ब के तौर पे साबित होगा। और जो सवाल हमारे ज़हनों में आते हैं ना बहुत सारे, उन तमाम सवालात के आपको जवाब देंगे कि न्याय साहब क्यों हमारे मुल्क को एक फेल्ड स्टेट को के तौर पे साबित करने के ऊपर तुले हुए थे। आखिर वो क्या साबित करना चाहते थे। इस कॉलम को आप थोड़ा सा सुनिए और उसके बाद कुछ ख़तरनाक किस्म की खबरें आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन ये कॉलम सुनने के बाद ही आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। तो चलिए जनाब, बिना टाइम वेस्ट किए जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है ये कॉलम शेयर करती हूँ। ये कॉलम जो है ये सबसे पहले जो है शेयर किया था ट्विटर के ऊपर। बहुत ज़्यादा इस वक्त ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, और मैं आपके सामने मिनो अन उनकी अपनी ज़बानी जो है वो पढ़ के सुनाती हूँ। वो लिखते हैं कि खुफिया इदारे की तरफ से दी गई एक ब्रीफिंग जिसमें पाक फ़ौज के अहम तरीन अफसरान मौजूद थे, यानी जब नियाज़ी साहब का दौरे हुकूमत था उस वक्त हमारे जो खुफिया इदारे हैं उनकी तरफ से एक ब्रीफिंग दी गई, और उस ब्रीफिंग के अंदर जो है पाक फ़ौज के अहम तरीन अफसरान जो हैं वो मौजूद थे। और ये कन्फर्म इतला दी गई कि ख़ान साहब जो हैं वो IMF से एक अपने दौरे हुकूमत में खुफिया मुआहदा करने जा रहे थे। वो मुआहदा क्या था वो सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। इससे पहले आप जानते हैं कि IMF का मुआहदा तोड़ने वाले भी नियाज़ी साहब हैं, जिसमें वो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ख़ात्मे पर मुआवनत फ़राहम करने के बारे में जो है वो गौर कर रहे थे। इसका सबसे बड़ा सबूत आपके पास है। पिछले दिनों में वो इन्होंने जो नियाज़ी साहब ने अमेरिका से जो मदद तलब की थी, आपको पता है अमरीकी कांग्रेस वूमन जो थी उसके साथ भी उनकी बातचीत की जो ऑडियो है वो लीक हुई थी। वो भी आप लोगों ने सुनी होगी, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। अच्छा, अब नियाज़ी साहब जो थे वो IMF के साथ जो मुआहदा करने जा रहे थे उससे पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कैसे टूट जाना था, ये मुल्क कैसे टूट जाना था, मेरे मुंह में खाक। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि पूरा ये मामला सुनने के बाद यकीन करें कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो लिखते हैं कि IMF के साथ मुआहदे के तहत उसके एवज़ उनको जो रकम मिलनी थी वो कितनी थी, 80 अरब डॉलर्स। और ये मैं नहीं कह रही, ये एजेंसीज की बाकायदा रिपोर्ट थी जिसमें तमाम आला अफसरान मौजूद थे। 80 अरब डॉलर्स जो हैं वो नियाज़ी साहब को मिलने थे, और इमरान खान ने उस मुआहदे के तहत IMF से हुए हुए इक़्तिसादी पैकेज से रूगर्दानी करनी थी, जो कि आपको पता है कि उसकी एक किस्त ये पूरी कर चुके हैं। इन्होंने जो IMF के साथ मुआहदा किया था वो आपके सामने है। मुआहदा तोड़ने वाले खुद नियाज़ी साहब थे, और IMF ने क्या करना था कि जब नियाज़ी साहब ने IMF के मुआहदों को तोड़ते चले जाना था तो IMF ने क्या करना था कि पाकिस्तान को मज़ीद कर्ज़ की फ्राहमी से इनकार करना था, जिसका ट्रेलर आप देख चुके हैं कि अभी शहबाज शरीफ ने जब लास्ट PDM की गवर्नमेंट में मंजूर करवाया था IMF का पैकेज, तो एंड डे तक IMF नहीं मान रहा था। और IMF एग्जैक्टली यही बात कर रहा था जो इन्होंने अपने कॉलम में लिखी थी कि जनाब नियाज़ी साहब ने हमारे साथ मुआहदा तोड़ा था, हम आपको पैसे देने को तैयार नहीं है। मगर ये सारा प्लानिंग का हिस्सा था कि नियाज़ी साहब ने जो है इस पूरे मामले को तोड़ना था। इसकी सज़ा के तौर पे IMF ने इनकार करना था, और फिर उसके बाद इनका ये प्लान था कि पाकिस्तान ने 100% दिवालिया हो जाना था। अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे कभी मुश्किल वक्त ना लाए। और जब पाकिस्तान ने 100% दिवालिया हो जाना था तो फौरी तौर पे IMF ने क्या करना था कि अपने कर्ज़े की वापसी के लिए पाकिस्तान पर दबाव जो है वो बढ़ाना शुरू कर देना था कि हमारा जो कर्ज़ा है वो फौरी तौर पे वापस करो। उसके बाद क्या होना था, जब पाकिस्तान ने वो कर्ज़ा वापस नहीं कर पाना था और UN को जो सालिसी है उसके लिए मदद फ्राहम करने का कहना था, तो उस पर UN का एक वफ़द जो है वो तश्कील दिया जाना था कि UN का एक वफ़द बन जाता, और जब वो वफ़द बन जाता तो उसका मकसद पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट डिक्लेयर करना था। और आपने देखा नियाज़ी साहब के बहुत सारे बयानात इस वक्त ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं जिसमें वो खुद अपने मुंह से ये बात करते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने वाला है। वो अपने मुंह से, उनके कन्फेशंस के हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं, आप जाइए और सबूत के तौर पे आप देख सकते हैं।
साथ साथ आपको रिमाइंडर देती रहूँगी। उसके बाद यूएन ने जब पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट के तौर पर डिक्लेयर करना था, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर करना था, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो सबसे पहली चीज़ थी जिसको उन्होंने ख़त्म करने का असल में मकसद, जिसके पीछे ये सारा गेम खेला जा रहा था, वो था पाकिस्तान के एटमी असासों को ख़त्म करना। और जब पाकिस्तान के एटमी असासे ख़त्म हो जाते तो आप ये देखें कि नियाज़ी साहब के थ्रू उन्होंने कितना बड़ा प्लान बनाया था कि हमारी फ़ौज के ऊपर हमले, हमारे एटमी असासों के ऊपर हमले, हमारी इकोनॉमी के ऊपर हमला। पीछे रह क्या रहता है किसी मुल्क के अंदर, यही तो 3 चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद ये होना था कि आगे जो इनकी प्लानिंग थी उसके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं कि पाकिस्तान यूँ एक ऐसी सूरत हाल से उन्होंने उस वक्त प्लान बनाया हुआ था कि 2-4 होगा कि मजबूरन उसे ये इकदाम लेना पड़ेगा। और जब पाक फ़ौज के सरबराहान जिन्होंने ये मीटिंग तय की थी, जिसके बारे में सलीम साफ़ी अपने इस पूरे कॉलम के अंदर लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जब इस भयानक साजिश का पता चला तो उन्होंने तमाम तर सियासी जमातों पर से अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयों से हाथ उठा लिए। यानी कि वो जनरल बाजवा जो थे, जो पहले तमाम पीडीएम की पार्टीज़ के ऊपर जो है वो ज़ालिमाना कार्रवाइयाँ करवा रहे थे, जरदारी साहब के ऊपर सख्त हाथ था, नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा हुआ था। जब उनको पता चला कि ये वो शख्स जिसको हम खुद खड़ा करने वाले हैं, यानी कि न्याजी, ये तो IMF के साथ मिलकर 80 अरब रुपया लेकर खुद उड़ जाएगा और हमारे मुल्क को जो है तोड़कर चला जाएगा, तो फौरी तौर पर जो आज लोग बाजवा साहब को गालियाँ दे रहे हैं, उन्होंने फ़ौरी तौर पे न्याज़ी साहब के ऊपर से अपना हाथ उठा लिया और फ़ौरी तौर पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने नवाज शरीफ से लेकर ज़रदारी तक और जितनी भी पीडीएम जमातें हैं उनके ऊपर जो उनका सख्त हाथ था उसको फ़ौरी तौर पे उन्होंने हटा लिया। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपना एक बयान दिया जनरल बाजवा ने, और उन्होंने कहा कि ख़ासतौर पर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जनरल बाजवा ने कहा कि हम न्यूट्रल हैं और न्यूट्रल होने की यकीन दहानी करवाई, जिस पे तमाम सियासी जमातों ने पहले से तयशुदा तरीके अदम एतमाद को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया। यानी कि बज़ाहिर आपको ये मामला कितना नरम और नॉर्मल लग रहा है कि जनरल बाजवा ने आए और उन्होंने कहा कि आज के बाद हम न्यूट्रल हैं। नहीं जी, जब ये पूरी भयानक साजिश का पता चला तो उसके फ़ौरी बाद उन्होंने कहा कि हमारा किसी सियासी जमात के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं, हम न्यूट्रल हैं, जिसने जो करना करे। और इसके फ़ौरन बाद जो है वो सियासी जमातों ने तरीके अदम एतमाद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया और इमरान खान को इक़्तिदार के ईवानों से बेदखल होना पड़ा। उनको इस तरह से बेदखल करवा कर ही जनरल बाजवा ने खुद गालियां खाकर ही इस तरीके से इतनी बड़ी साजिश से मुल्क को बचाया। आज इमरान खान का हदफ जो है वो इस कॉलम के अंदर सलीम साफ़ी लिख रहे हैं कि इक़्तिदार नहीं, बल्कि वो 80 अरब डॉलर्स हैं जिन्हें हासिल करने की गर्ज से वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे थे, क्योंकि उनको हर सूरत 80 अरब डॉलर्स भी चाहिए थे और वापस उन्होंने जमाइमा के पास लंदन में जाकर शिफ्ट भी होना था। वहाँ पे टेरियान और उनके 2 बेटे ऑलरेडी रहते हैं और बुशरा बीबी जो हैं वो वक्ती तौर पे फसली बटेरे के तौर पे आई थी, उन्होंने अपने पैसे लेके वैसे ही उड़ जाने थे। और अवाम में इंतशार बर्पा करके रियासती इदारों को ब्लैकमेल करना चाहा, जिसका जीता जागता सबूत जो है वो 9 मई की सूरत में आपके सामने है। पाकिस्तान के अवाम से वो कहते हैं, सलीम साफ़ी के हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा हक़ाइक़ को जानें और इमरान खान के शर से ख़ुद को और अपने बच्चों को बचाएं, और सबसे बढ़कर ये कि वतन अज़ीज़ की सलामती पर किसी भी किस्म की आंच ना आने देने का अज़्म अहद करें। और ये उन्होंने अपना एक कॉलम जो है वो लिखा है। तो कितनी बड़ी साजिश है जिससे अल्लाह ताला ने हमें बाल बाल बचाया है। और फिर आपने देखा कि किस तरह से इसराइल ने न्याज़ी साहब के हक़ में बयानात दिए, और आपने देखा कि किस तरह से न्याज़ी साहब जो हैं वो लंदन जाने के लिए पर तोल रहे हैं, किस तरह से वो गारंटीज़ देने को तैयार हैं, किस तरह से उनके वकला जो हैं वो अब तक 26 दरखास्तें दे चुके हैं कि किसी तरीके से उनको एस्केप का रास्ता मिले, किसी तरीके से उनको एग्ज़िट का रास्ता मिले, किसी तरह से उनको जो है वो जेल से बाहर निकाल कर किसी बाहर के मुल्क में भेज दें। और यहाँ पर मैं आपके साथ जो है ना कुछ सवालात करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहती हूँ और आपने मुझे इसका जवाब देना है कि पीटीआई के बहुत सारे दोस्त जो हैं उनसे जब सवालात किए जाते हैं तो वो उनके जवाबात जो हैं वो दे नहीं पाते या समझ में नहीं आती। बहरहाल मैं कुछ सवालात करना चाहती हूँ, उसके आपने मुझे जवाब देने हैं। जितने भी मेरे यूथिया भाई हैं वो मुझे बताएं, अगर वो इन सवालात के जवाब दे देंगे तो मैं पक्का यूथिया होने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल यह है कि इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में 350 डैम्स बनाने का वादा किया था। उन्होंने कहा था 350 डैम्स जो हैं वो 100 दिन के अंदर अंदर बन जाएंगे। वो 350 डैम्स कहाँ हैं? ये मेरा यूथियों से सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि KPK में उन्होंने 70 यूनिवर्सिटीज़ बनाने का दावा और वादा किया था, वो 70 यूनिवर्सिटीज़ कहाँ हैं?
मेरा ये सवाल है। उसके बाद केपी के अंदर पीटीआई हुकूमत ने कितने कॉलेजेस बनाए हैं? कोई एक कॉलेज का नाम आप बराए मेहरबानी मुझे बताइए। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है और वो जगह दिखानी भी है, ऐसे नहीं बता देना कि सोशल मीडिया पे आप कोई भी कॉलेज का नाम लिख दो। वो तो उन्होंने पहाड़ियाँ भी दिखाई थी जिसके ऊपर उन्होंने कहा था कि हमने 10 अरब दरख्त लगाए हैं। वो तो 200 अरब लेने मुराद सईद भी गए थे तो अभी तक वापस नहीं आए। तो चौथा सवाल मेरा क्या है? चौथा सवाल मेरा ये है कि केपीके में कोई ऐसा नया हॉस्पिटल बताएं जो कि उन्होंने बनाया, उसका नाम और जगह भी साथ में बतानी है। ऐसे नहीं कि सोशल मीडिया पे आप जो है ना कोई भी चीज़ बनाएं या एआई के थ्रू बनाएं और आप बताना शुरू कर दें। फिर उसके बाद केपीके में 16 गर्ल्स कॉलेजेस को पिछले 5 साल में बंद कर दिया गया। क्यों बंद कर दिया गया, इस सवाल का जवाब भी आप मुझे दें। फिर उसके अंदर केपी के अंदर ही अगर हम देखें तो 355 प्राइमरी और मिडिल स्कूल्स को ये कहकर ख़त्म किया नाजी साहब ने कि ये ख़जाने के ऊपर बोझ हैं। मेरा सवाल ये है, नाजी साहब हमारे मुल्क में बर्बादी करने के लिए आए थे या आबादी करने के लिए आए थे या क्या करने के लिए आए थे? इसका जवाब आपने मुझे ज़रूर देना है कि ये कौन से ऐसे स्कूल्स हैं जो ख़जाने के ऊपर बोझ थे और उनको बंद करके कौन सी ऐसी तरक्की है जो नाजी साहब ने करनी थी। फिर उसके बाद पेशावर मेट्रो बस का मामला आपके सामने है। उसमें 8 अरब रुपए में न्याज़ी साहब ने कहा था ये बनेगी। उन्होंने कहा था कि लाहौर के अंदर जो मेट्रो बस बनाई है वो तो जंगला बस है, जो हम बनाएंगे वो कमाल की होगी। और फिर जो बनी उसके ऊपर 97 अरब रुपया लगाया। 8 अरब का बता के 97 अरब रुपया लगाया और उसके ऊपर अभी तक सूद का पैसा और कर्ज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। मुझे इसका जवाब दें कि फिर भी इनसे वो बीआरटी मंसूबा ठीक तरह से बन नहीं पाया, फिर भी वो टूटेगा, सारा वो ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे ये बताएं कि वो जो न्याज़ी साहब ने किया और जो 97 अरब रुपया हमारे ख़जाने के ऊपर बोझ डाला, उसका जवाब भी मुझे चाहिए। मुझे ये भी चाहिए कि मुल्तान मेट्रो बकौल न्याज़ी साहब के 64 अरब रुपए में बनी थी, मुल्तान की जो मेट्रो है। मगर अब बीआरटी की जो शफाफियत की रिपोर्ट है वो कौन देगा? और मुझे ये भी बताएं कि जो सरकारी ख़जाने से 82 अरब की करप्शन का केस था, उसे किस मेरिट के तहत और किस पार्टी में लिया गया और केस का क्या बना, ये भी आपने मुझे बताना है। फिर आपने मुझे बताना है कि बाबर अवान जो हैं उनका जो नंदीपुर प्रोजेक्ट था उसमें 284 अरब की करप्शन का अभी तक क्या बना। बाबर अवान मुल्क से बाहर फरार हो चुके हैं, न्याज़ी साहब का साथ भी छोड़ के भाग चुके हैं, उसके बारे में भी आपने मुझे बताना है। अलीमा खान के जो 140 अरब रुपए थे वो कहाँ गए, उनकी ज़मीन का मामला कहाँ गया, वो पेंडिंग क्यों है? बहरहाल अब तो चलो उसका एहतसाब हो जाएगा, लेकिन अपने दौरे हुकूमत में न्याज़ी साहब ने ये जो सब चीज़ें करवाई हैं उनका भी जवाब मुझे चाहिए। और मुझे आपने ये भी बताना है कि मालम जब्बा जो केस है उसमें वज़ीर आला केपीके की 34 अरब की जो करप्शन थी उसके बारे में भी मुझे यूथियों ने जवाब देना है कि उसका क्या बना, उसका क्या हुआ, क्या होगा। और इन तमाम सवालात के जो जवाबात हैं अगर वो मुझे मिल जाएंगे तो यकीनन मैं यूथिया बनने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक सवाल ये भी है कि केपीके के अंदर नैब की इस्लाहात के ऊपर न्याज़ी साहब ने जो 80 करोड़ पे अपने दौरे हुकूमत पे खर्च किए थे वो मंसूबा बंद क्यों किया था, इस सवाल का जवाब भी मुझे देना है। और केपीके के अंदर नैब को ताले क्यों लगाए गए थे, इस सवाल का जवाब भी आपने मुझे देना है। मुझे ये भी बताइएगा पीटीआई के स्पीकर असद कैसर का इस्लामाबाद वाला जो बंगला था 35 करोड़ का, वो आया किधर से था? क्योंकि उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो तो पता नहीं साइकिल चलाया करते थे, उस पर इंक्वायरी हुई थी न्याज़ी साहब के दौरे हुकूमत में, फिर उसको बंद क्यों किया गया था? मुझे इस सवाल का जवाब भी चाहिए कि जब पुरानी हुकूमतें जो थीं, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, जब शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त जो थर से कोयला निकलता था उसके ऊपर न्याज़ी साहब बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे। लेकिन जब न्याज़ी साहब को दौरे हुकूमत आया था तो वो उसी कोयले के बारे में कहते थे कि वो तकदीर बदल देगा। ऐसा क्यों? इस दोगलेपन का आपने मुझे जवाब देना है। और फिर टैक्स के ऊपर दिन रात न्याज़ी साहब जो है भाषण दिया करते थे और इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में अपने असासे जो हैं वो 2 अरब 34 करोड़ नकद और 322 कनाल जो बनी गाला हाउस है और लग्जरी ग्रैंड हयात होटल इस्लामाबाद में अपने 28 फ्लैट जो शो किए, और टैक्स उसके ऊपर जो उन्होंने लगाया वो सिर्फ 5 लाख क्यों था? यानी इतनी ज़्यादा जायदाद होने के बाद आपको याद नहीं है कि उन्होंने अपने टैक्स के जो गोशवारे जमा करवाए उसमें उन्होंने अपनी 5 बकरियां लिख दी? तो इतनी ये वो न्याज़ी साहब जो दूसरों के साथ बात करते हैं इंसाफ की, जो कहते हैं कानून सबके लिए बराबर हो, आज वो जेल में बैठकर ये क्यों कहते हैं कि उनको A क्लास दी जाए? मुझे ये यूथियों ने जवाब देना है तो मैं पक्की यूथन बन जाऊंगी। फिर उसके बाद मुझे बताएं कि जो है वो सालाना टैक्स क्यों नहीं न्याज़ी साहब जमा करवाते? और फिर आप लोगों को हुंडी के मशवरे देते रहे, आप लोगों को जो है वो बिल्स फाड़ने के मशवरे देते रहे। ये सारी बातें आपने मुझे बतानी है। न्याज़ी साहब के दौरे हुकूमत में जीडीपी क्यों कम हुई, इसका भी जवाब आपने मुझे देना है। और
हुकूमत में जो उनके सालाना टैक्स जमा हुआ उसमें वो क्यों नाकाम रहे उसका टैक्स का जो हदफ है वो पूरा करने के लिए। और पीआईए स्टील मिल्स की निजकारी क्यों की? यानी अपने दौर में वो कहते थे कि जब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कहते थे कि हम इसको आउटसोर्स करेंगे तो उसके ऊपर तनकीद करते थे। और अपने दौरे हुकूमत में किस तरह से वो कहते थे शब्बर जैदी और इधर उधर सारे लोग बैठ के कि हम तो उसको आउटसोर्स करें, और आउटसोर्स का मतलब जो है वो बेचना नहीं होता। इस सवाल का भी आपने मुझे जवाब देना है। ये भी आपने मुझे जवाब देना है कि न्याज़ी साहब की जो बहन है उज़्मा खानम, उनके पास 60 अरब रुपया आया कहाँ से था? तो ये वो तमाम सवाल आते हैं जिनके जवाब आपने मुझे देने हैं। माज़रत बीच में लाइव है तो बीच बीच में कट भी रहा है, मगर इन तमाम सवालात के जवाब भी देने हैं। और मुझे ये भी बताइएगा कि न्याज़ी साहब अब जो सेफ़ एग्ज़िट चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको निकाल के मुल्क से बाहर जो है वो भेज दिया जाए, आसानी के साथ वो जाकर जमाइमा के साथ सेटल हो जाएँ और बुशरा बीबी जो हैं वो वापस जाके मानिका के पास रहना शुरू कर दें। तो क्या आपको लगता है कि ये सब कुछ करना चाहिए जो उन्होंने हमारे मुल्क के साथ, जो हमारी मईशत के साथ किया है? और सलीम साफ़ी ने जो कुछ अपने कॉलम में लिखा है, इन तमाम बातों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं? जो कुछ भी सोचते समझते हैं आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तस्वीर जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।